देखो, ये है आपका यहाँ प्रिटोरिया है, ये है डरबन। ये वो रेलवे ट्रैक है जिस ट्रैक में यात्रा कर रहे थे कौन, गांधी जी। कुछ याद है, गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया था। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, दिख रहा है आपको साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, बिल्कुल साउदर्न पोर्शन दिख रहा है आपको, इधर से कट करके ऐसे जा रहा है, तो वही जो अफ्रीका वाला मैप है वही वाला मैप है। ठीक है, इसमें भी दिया होगा प्रॉपर मैप, वैसे पॉसिबिलिटी कम ही है मिलने की। ठीक, समझ गए तुम लोग। तो ये है, तो प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। इस डरबन में एक जगह है, उसका नाम है पीटर मरिट्जबर्ग। पीटर पीटर मरिट्जबर्ग साउथ अफ्रीका का ये वो शहर है, ध्यान से नोट करते चलिए। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जगह है, ये है वो शहर पीटर मरिट्जबर्ग। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीटर मरिट्जबर्ग, यहीं पे वो रेलवे स्टेशन था जिस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। पता है कहानी, क्यों फेंका गया था? बिना टिकट के थे ये, पैसे वाले आदमी थे, तो फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास। तो फर्स्ट क्लास का टिकट वाला बंदा कहां बैठेगा? फर्स्ट क्लास में बैठेगा ना भाई, कि थर्ड क्लास में बैठेगा? आपके पास एसी का टिकट है तो आप जनरल में बैठेंगे? नहीं ना, आप एसी में बैठेंगे। तो गांधी जी गलत तो नहीं थे, लेकिन रूल ये था कि आपके पास टिकट हो उससे मैटर नहीं करता है, मैटर यह है कि फर्स्ट क्लास में केवल ब्रिटिशर सफर करेंगे। रूल कुछ आ रहा समझ में? तो इस हिसाब से, क्योंकि गांधी जी लॉयर आदमी तो लीगल वाले बंदे थे, तो पीटर मरिट्जबर्ग हो गया रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ पे गांधी जी, अभी मोदी जी गए थे तो वहां पे इनॉग्रेशन हुआ था, वहां बाकायदा ये है वो पीटर मरिट्जबर्ग की जगह। अभी रिसेंटली गए थे जब, तो वहां पे बाकायदा दिख रहा है आपको, ये वो स्टेशन है जिस स्टेशन पे गांधी जी को फेंका गया था, और ये वो जगह है जहां पे गिरे थे। ठीक है, तो चलती ट्रेन से नहीं फेंका गया था, चलती ट्रेन से फेंका गया होता तो फिर तो आप गांधी जी नहीं पढ़ रहे होते, समझ रहे हैं? फिर तो खत्म, रोल खत्म था यहीं पे, रुकी ट्रेन थी, आपको लगे चलती में उतार दिया, दिक्कत है। खैर, तो ये वो जगह है पीटर मरिट्जबर्ग में, प्लेस है जहां पे गांधी जी के गिरे थे यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन ये था कि आपके पास टिकट हो डजेंट मैटर, आप फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते हैं। यहां पर गांधी जी को पहली बार समझ में आया, चीजों ऑलरेडी देख तो रहे थे चीजों को लेकर के, बट पहली बार समझ में आया कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका रियलिस्टिक नेचर क्या होता है, वैसा होता है। आप खुद सोचिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के एसी में बैठे हुए हैं, और एसी में कोई दूसरा बंदा हो, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर वालों को उठा के फेंक दे स्टेशन पे, क्यों? बस क्योंकि तुम्हारा कलर काला है, वो गोरा है। कैसा लगेगा तुमको? बोलो, अबे बोलो भे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? तुम लोगों की, जैसे तुम इतनी सारी लड़कियां बैठे हो, तुम लोगों की शादी इस नाते कट जाए कि स्किन आपकी थोड़ी सी वैसी है, बोलिए कैसा लगेगा आपको? डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? सीधे सीधे रेशियल है कि नहीं है? मैं उस दिन बताया ना कि ऐड आता है, क्या है, सुंदर और गोरी कन्या। गोरी कन्या क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन है भाई साहब, सीधे सीधे है कि नहीं? किसके साथ? काली कन्या के साथ। पता है, सांवली कन्या, कहीं आपने देखा सांवली हो लड़की? कहीं सुना, बताइए मुझे, मैंने तो ऐड नहीं देखा। गोरी ऐड देखा, तो गोरी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो सिंपली सोचिए, अगर किसी लड़की का, बहुत सारी लड़कियों की शादियां कट जाती हैं कलर के कारण, आज भी कटती हैं, ऐसा है, लॉजिकली है। मैं उस दिन भी आपको क्या पूछा था, आप ही तुम ही लोगों से पूछा था ना, कि अगर तुमको ब्लैक कलर का लड़का मिले शादी के लिए, प्योर ब्लैक, और वो एक नॉर्मल है, मिडिल क्लास का बंदा है, एक नॉर्मल आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी आजकल प्राइवेट है, उसमें 20-30 हजार महीना कमा रहा है, क्या लगता है? वो मैंने बड़े ऐड देखे हैं, वो ऐड क्या मतलब, वो जो चलते हैं रील वूल जब आते रहते, बैठा है 10-5 मिनट, अगर देखो तो उसमें बड़े खतरनाक दिखाता है लड़कियों की डिमांड। पूछा है कि आपसे अगर शादी करनी है तो आपकी लगभग एक्सपेक्टेशन कितनी है हस्बैंड की? अरे कसम से जो मुंह खोल लेंगे यार, सुना देखा आप लोगों ने? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ईयरली पैकेज, आप समझ लो 3-4 लाख रुपए महीना। अबे इतना तो क्या बोलूं मैं, अब चूंकि रिकॉर्ड हो रहे हैं तो पता नहीं क्या बोलता, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो यार? 5 लाख रुपए एक लड़की तो करीब 5 लाख रुपए महीना। वो जो बंदा था जो ले रहा था, उसने कुछ बोल दिया कि सही वाली बात है, 5 लाख महीने में जीरो, बता टोटल कितने होंगे साल के? हिसाब कुछ भी बोल दे रहे हो यार, हिसाब समझो चीजों को लेकर के, क्योंकि तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। अब सेम कहानी होगी, जो 5 लाख वाला बंदा होगा वो, आप समझ गए, समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो भी तो एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं तब। तो पॉइंट यहां पे ये होता है चीजों को लेकर के, काला गोरे को लेकर के, बट इनके साथ जब इस तरीके से हुआ तो फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखिए गांधी जी एफर्ट, गांधी जी द्वारा किए गए वर्क।
गांधी जीज एफर्ट, गांधी जी द्वारा किए गए प्रयास। तो गांधी जी ने कौन कौन से इसमें काम किए? इसमें आपका पहला आएगा, ध्यान से लिखना, हेडिंग डालो पहला, नटाल इंडियन कांग्रेस। पहला है नटाल इंडियन कांग्रेस, फर्स्ट वर्क, नटाल इंडियन कांग्रेस, ये फर्स्ट वर्क है। देखो इसमें आपको भी मिल जाएंगे, ध्यान से। फाउंडर का नाम है गांधी जी, नोट करिए। डेट है 1894, डेट है 1894। देखो क्या लिखा हुआ है, द नटाल इंडियन कांग्रेस वॉज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 94 टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इन नटाल कॉलोनी एंड लेटर द नटाल प्रोविंस। साउथ अफ्रीका का एक राज्य है, उसका नाम है नटाल प्रोविंस, वहां पर फाउंडेड बाई गांधी। लेटर सर्व्ड एन इंपॉर्टेंट टूल इन अपोजिंग एपथ्रेट। क्या एपथ्रेट तो छोड़ दीजिए, ये क्लियर हुआ नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में। तो ये इन्होंने बनाया क्या था, स्पेशली लिख लो, अगेंस्ट फ्रेंचाइज बिल, अगेंस्ट द फ्रेंचाइज बिल। वो जो फ्रेंचाइज बिल मैंने बताया था पीछे, वोटिंग राइट्स वाला, उस बिल के अगेंस्ट है ये नटाल कांग्रेस, अगेंस्ट द फ्रेंचाइज बिल। आप कह सकते हैं, बताइए इसमें गांधी जी कहां हैं? बहुत फेमस है इमेज ये, कहीं दिख रहे हैं आपको गांधी जी? सब एक ही जैसे लग रहे सर। कहां पे? पहली दूसरी दो ही रो है, खड़े हो बैठे में, नंबर बोलो। टॉप से फोर्थ, बीचों बीच में, भाई सीधी बात है, ये है, दिख रहा है आपको, दिख गए, ये हैं गांधी जी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये लोग, ये सब लोग कौन से, देखिए सब इंडियंस हैं, कोई ब्रिटिशर्स तो नहीं दिख रहा इसमें, पता चले कोई इसी में बैठा हुआ जो अंदर की बातें पहुंचा रहा हो, कोई नहीं है, ठीक है, सब इंडियंस हैं। तो ये नटाल इंडियन कांग्रेस थी जिसको सेटअप बाय द गांधी जी। क्यों था, रीजन आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नटाल 1894 में, तो इसी में लिखो दूसरा पॉइंट, स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। एक न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम रखा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर निकाला, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये हुआ आपका पहला नटाल इंडियन कांग्रेस का। दूसरा लिखो, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया था पीछे कुछ, सत्याग्रह को सत्याग्रह लिखेगा, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो पीछे मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको बताया था, उसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह चलाया, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट में क्या चलाया, सत्याग्रह। रजिस्ट्रेशन में आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूं पूरा क्या था, ठीक है। आप पहले लिख लो, यही लिख लो, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, इसी पॉइंट के अंदर पॉइंट आएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब लिखो, कंडीशंस है, नंबर 1, 8 साल से ऊपर, 8 ईयर प्लस, मतलब 8 साल से ऊपर का कोई बंदा होगा, 8 ईयर प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, टुक दर फिंगर्स इंडिकेशन, उनकी उंगलियों के चिन्ह लिए जाएंगे। फिंगर इंडिकेशन मतलब 8 साल से ऊपर का कोई भी इंडियन होगा, उसका एक फिंगर लिया जाएगा और उसका बनेगा एक सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को उस इंडियन को हमेशा अपने साथ रखना होगा, चाहे जब ब्रिटिशर्स चेक कर सकता है, चाहे कोई ब्रिटिशर्स हो, किसी भी इंडियन का चेक किया जा सकता है। ये एक्ट था इनिशियली, इसी का अमेंडेड पोर्शन था जो मैंने तुमको शादी वाला बताया, कुछ याद आया? ठीक है, तो इस चीज के अगेंस्ट में था। लिखो इसी में, 16 अगस्त 1908, 16 अगस्त 1908, 16 अगस्त 1908, 16 अगस्त 1908, ये वो दिन था जब देखो डैश करके, इन जोहान्सबर्ग, इन जोहान्सबर्ग, जगह का नाम है जोहान्सबर्ग, अफ्रीका की कैपिटल जोहान्सबर्ग, इन जोहान्सबर्ग, डैश कर लिख लो, ऑल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बर्न, सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जला दिया गया, ऑल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बर्न।
गॉट इम्प्रिजनमेंट, गांधी जी को जेल भेज दिया गया। गांधी जी इम्प्रिजनमेंट, जेल चले गए 3 महीने के लिए। ऑब्वियस गैप आ गया बीच में, 3 महीने जब गांधी जी जेल चले गए तो गैप हो गया। इस गैप में यहाँ के जो लोग थे वो ढीले पड़ गए। मैंने बताया जब मूवमेंट जो लीडर होगा वही नहीं, गड़बड़ हो गई। जब गांधी जी जेल से बाहर निकले तो गांधी जी ने जब वापस इनको बुलाया तो ये सब ढीले थे, क्योंकि मैंने बोला ना दिक्कत थी। पता किया क्या दिक्कत है, बोले सर रहने खाने की समस्या है यहाँ पे, हम वैसे भी हम हैं क्या भाई, वहां पे सब कोई अमीर थोड़ी, सब मजदूरी तो थे, तो मजदूर लोगों के पास रहने के लिए कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको आंदोलन चलाना है तो आपको ऑब्वियस बात है क्या देना होगा, पेमेंट, तभी तो काम हो सकता है। ये चीज गांधी जी को जब समझ में आई तो गांधी जी ने वहां पे एक सेटअप किया टॉलस्टॉय फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, फॉर देयर नीड ऑफ मनी, उनके पैसों की आवश्यकता के लिए, पैसों की आवश्यकता के लिए गांधी जी सेटअप टॉलस्टॉय फॉर्म। गांधी जी सेटअप टॉलस्टॉय फॉर्म। तो ये टॉलस्टॉय फॉर्म गांधी जी ने सेटअप किया था, ध्यान रखना, बहुत तगड़े क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, बार बार कह रहा हूं। टॉलस्टॉय फॉर्म किसकी स्पेलिंग, टॉल में दिखाई देता तुमको टॉलस्टॉय फॉर्म, सुना नहीं है तुम लोगों ने टॉलस्टॉय? ये वो जगह है जहां गांधी जी रहते थे। ठीक है, ये पता है ये सारे क्वेश्चंस कहां उठे हैं, ये क्वेश्चन उठे हैं मुन्ना भाई की दूसरी सीरीज में। मुन्ना भाई देखिए, मैं लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें याद है शुरू का जो सीन दिखा था जिसमें संजय दत्त किडनैप करता है 4 प्रोफेसर को, उसमें से नहीं वो क्वेश्चन पूछता उसके बदले इनाम देता है उनको। अरे यार ये हीरोइन होती है, क्या नाम इसका, कौन है हीरोइन, वो उसमें रेडियो शो में चलाती है क्वेश्चन वाला गांधी जी के ऊपर। हाँ, तो क्वेश्चन चलाती है तो उसके बदले में उसको संजय दत्त को पहुंचना होता बात करने के लिए, तो 4 बंदों को उठा के लाते। समझो तो मूवी का थीम, हमें उससे मतलब नहीं है लव एंगल क्या है, हमें क्या पकड़ना है, हमें तो उसमें ये क्वेश्चन है गांधी जी के कितने बच्चे हैं, गांधी जी ने किसको सेट, तो उसी में आता है टॉलस्टॉय फॉर्म। मैंने भी पहले वहां पे समझा, अच्छा ये टॉलस्टॉय फॉर्म था, समझ रहे हो, तो ये वो टॉलस्टॉय फॉर्म था जो गांधी जी ने सेटअप किया था, काहे के लिए, फंडिंग के लिए। नेक्स्ट, गांधी जी, पता है गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, गोखले, गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे गोखले, बट उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन 1911 1911 इन 1911 1911 में गोखले रीच्ड अफ्रीका, गोखले अफ्रीका पहुंचते हैं। यहां पे याद रखना वो गोखले से टच में आते हैं और गोखले की बहुत सारी थ्योरी से वो इंस्पायर्ड होते हैं कि गोखले साहब बढ़िया आदमी, इसीलिए गांधी जी ने गोखले को अपना क्या माना, पॉलिटिकल गुरु, टीचर। लिख लीजिए, हियर ही इंस्पायर्ड बाय गोखलेस थ्योरी, हियर ही इंस्पायर्ड बाय गोखलेस थ्योरी, यहां पर वो गोखले की थ्योरी से इंस्पायर्ड हुए, एंड कंसीडर हिमसेल्फ एज पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल टीचर इनके। तो गोखले के टच में यहां से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, सत्याग्रह हो गया, रजिस्ट्रेशन के हो गया, पोल टैक्स हो गया, टॉलस्टॉय फॉर्म हो गया, इंडियन मैरिज वाला भी मैंने बता दिया आपको, उसके अगेंस्ट में भी इसी में ही आएगा, उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने शुरू किया। ठीक है, और जब ये वो वाले सिचुएशन ट्रेन से जब इनको उतारा गया था, उस लास्ट फेज की कहानी है, लिखो, ही स्टार्टेड अ न्यू फेज ऑफ सत्याग्रह, उन्होंने एक नया सत्याग्रह का फेज निकाला, ही स्टार्टेड अ न्यू फेज ऑफ सत्याग्रह व्हेन ही इंटर्ड फीमेल इनटू द मूवमेंट, जब उन्होंने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया, अफ्रीका की जो फीमेल थी उनको आंदोलन में शामिल किया, व्हेन ही इंटर्ड फीमेल इनटू द मूवमेंट, अलाउ किया। यहां पर इनकी वाइफ थी, ध्यान रखना, कस्तूरबा गांधी, वो पहली बार एक मूवमेंट में शामिल होती हैं। तो पूछा हुआ आईएएस का क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी का पहला मूवमेंट कौन सा है, तो वो ट्रांसवाल का मूवमेंट है, ट्रांसवाल जगह पे गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, वहां पर गांधी, ये कस्तूरबा गांधी उसमें आई थी। कौन सा नॉर्मल सत्याग्रह था, मूवमेंट में कौन सा, क्या पूछ, ट्रांसवाल, वो ट्रांसवाल जगह का नाम है, ट्रांसवाल, उस जगह पे मूवमेंट हुआ था, और वहां जेल में भी गई थी कस्तूरबा। ठीक,
अब ऑब्वियस बात है ब्रिटिशर्स लोग का मूड खराब होगा, क्योंकि एक इंडियन अफ्रीका में आकर के उनके अगेंस्ट में माहौल बना रहा है और बन भी रहा है माहौल, सत्य और अहिंसा का यूज करते हैं चीजों को लेकर के। तो ब्रिटिशर्स लिखो, ब्रिटिशर्स रिएक्शन, ब्रिटिशर्स का रिएक्शन लिखो, अंग्रेजों का रिएक्शन, अंग्रेजों का रिएक्शन क्या रहा। तो अंग्रेजों का रिएक्शन में लिखो, इसको बोला गया अंग्रेजों के रिएक्शन में, तो अंग्रेज लोगों ने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डाउन करने का काम किया इसको। तो उसमें बिल है इंडियन रिलीफ बिल, भारतीय राहत विधेयक, इंडियन रिलीफ बिल, भारतीय राहत विधेयक, ये पास हुआ। ये बिल जो था यही वो बिल था जिसमें वो जो मैंने प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो चीज कैंसिल हो गई। तो लिखिए कैंसिल द प्रॉपर्टी इश्यू, जो पूछा पीछे पूछा बता चुका हूं मैं आपको, प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन वाला, शादी वाला, वो वैलिड कर दी गई, वैलिडेशन ऑफ मैरिज, इंडियन मैरिज, भारतीय शादियों को क्या कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया कि ठीक है इंडियन मैरिज वैलिड हो गई, इंडियन मैरिज को वैलिड कर दिया गया। ये लगभग जो टेन्योर है, अप्रॉक्सीमेट टेन्योर है आपका, मान के चलो 1906 से 14 के बीच का, लगभग 6-7 साल का टेन्योर है, ठीक है। जितनी भी कहानी मैंने टॉल्स्टॉय फॉर्म ये सारी चीजें बताई मोटा मोटी, इसका लगभग रनिंग फेज कितना है, 7 साल, 7-8 साल में गांधी जी प्रिपेयर हो चुके थे। सेम कहानी में गांधी जी इंडिया में भी फेमस हो चुके होंगे यार। एक बंदा जो अफ्रीका में रह करके अंग्रेजों के अगेंस्ट में मूवमेंट चला रहा है तो उसका नाम इंडिया में होगा कि नहीं, क्या चक्कर है भैया। उससे मिलने कौन गए, गोखले, गोखले तो यहाँ के क्या थे, अच्छे खासे लीडर थे ना, कौन से, एक्सट्रीमिस्ट थे कि मॉडरेट, गोखले कौन थे, गरम बल नरम दल, मॉडरेट थे पक्का ना। मैंने तो लाल बाल पाल बताए थे आपको ना, लाल मतलब साहब दिवाली में भूल गए, पटाखे उड़ा लेगी बुद्धि, लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, और तीसरे घोष, यही तो थे 4 मेज। तो गोखले क्या होंगे आपके, मॉडरेट। तो मॉडरेट लीडर, कांग्रेस का मेजोरिटी तो मॉडरेट ही थी ना, तो एक मॉडरेट का मेन लीडर जो गांधी जी से मिला तो इंस्पायर्ड हुआ, तो इंडिया में आकर के गांधी जी के बारे में बताया ना भाई क्या है कैसे है। उस सिचुएशन में तो इंडिया में भी गांधी जी का नाम लोग जानने लगे थे। ऐसा नहीं था कि इंडिया में गांधी जी आते ही गांधी जी बन गए, उन्होंने मेहनत करनी पड़ी तब जाके गांधी जी बने। बट हाँ आप कह सकते हो कि गांधी जी को इंडिया में भी लोग लगभग कंसीडर करने लगे, अच्छा हाँ यार कोई गांधी जी नाम का बंदा है। चलो हाँ ठीक है, हेडिंग डालो सत्याग्रह का मतलब, मीनिंग ये है गांधीयन थ्योरी, पेपर 4 एथिक्स का था। तो सत्याग्रह पे अब एक आपको नोट्स दे देता हूं मैं। सत्याग्रह क्या होता है, नाम से पता है आपको, क्या जानते हो तुम लोग सत्याग्रह के बारे में, क्या है सत्याग्रह। बिल्कुल सत्य के लिए जो लड़ाई करते हैं सर, कैसे की जाती है, नाम क्या है, आग्रह, सत्य आग्रह, कुछ याद है, फिर मैं आपको रिफर करूंगा, लगे रहो मुन्ना भाई। वो कहता भाई ऐसे नहीं बोलने का, जब वो नहीं बाथरूम में जाता कि अभी निकल यहां से, तेरे को मेरे को बात करनी जरूरी, तो भगा देता है, तो वो जो दूसरा बंदा है क्या नाम उसका, सर्किट, वो क्या बोलता है, भाई ऐसे नहीं बोलने का, कैसे बोलने का, विनम्रता के साथ बोलने का। कह रहा कौन विनम्रता, समझे, याद आ रहा कुछ सीन, तो वही विनम्रता को बोलते हैं आग्रह, पोलाइटनेस। सच के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन वो लड़ाई वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पोलाइटनेस वाली लड़ाई होनी चाहिए। लड़िए लेकिन कैसे लड़िए, पोलाइट होकर के लड़िए, समझ में आ रहा, वो कहलाता है सत्याग्रह। तो लिखिए फाइट फॉर द ट्रूथ, सच के लिए लड़ाई, फाइट फॉर द ट्रूथ, सच के लिए आग्रह। दूसरा पॉइंट इंस्पायर्ड बाई, इंस्पायर्ड बाई, गांधी जी सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से इंस्पायर्ड किए, तो वो मैंने आपको 3 नाम बता दिए थे शायद, हाँ, लेकिन इस सत्याग्रह के लिए स्पेशली जो नाम लिखेंगे उसमें पहला नाम है इमर्सन, EMER, इमर्सन। दूसरा जो नाम आप लिखेंगे वो है टॉल्स्टॉय, तो आप जाने गए हैं टॉल्स्टॉय, एंड अदर वन इज डेविड थोरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ध्यान रखना, डेविड थोरो। अगर आपको स्पेशली कोई नाम पूछे जिस नाम में आपको पता चले कि सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहां से है, तो वो तीसरा बंदा होगा, थोरो से उन्होंने सत्याग्रह को उठाया, डेविड थोरो। लिखो मेथड इज ओनली,
मेथड इज ओनली नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा ही। अहिंसा आप लोग समझते होंगे, आपने कोई चीज कभी मनवाई है अपने से बिना झगड़े और आपको मिली है, और झगड़ करके भी कोई चीज मिली है, दोनों में से टाइम किस में ज्यादा लगा? झगड़ने वाले में कम लगा ना, झगड़ने वाले में कम ज्यादा लगा झगड़ने वाले में। मतलब तुमने धरा एक ले लिया, काम खत्म हो गया। अरे यार तुम्हारे घर में दो चीजें हैं, चॉकलेट आई, दो भाई हो दो बहनें हो, चॉकलेट आई, चॉकलेट के दो हिस्से आपने किए, एक बड़ा एक छोटा। आपको छोटा मिला, आपका मूड खराब, आपने कान के नीचे लगाया छोटे भाई के, उससे छीन ली, मैटर खत्म। लेकिन इस बात से जो छोटा वाला होगा उसके मन में आपके लिए कुछ गलत फीलिंग आ गई? छोटा बेटा ठीक है, बड़े हो आज तुम्हारा है, हम भी बड़े होंगे, नहीं ये फीलिंग आ गई? ठीक सेम कहानी, आपने अपनी चॉकलेट रख दी, उसकी भी रखवा दी, ठीक है कि रख दो अपने, अगर वो खा लिया फिर तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर उसने रख दी, दोनों ने बोला भाई देखो रूल के हिसाब से मैं बड़ा हूं ना, तो कायदे में बड़ा वाला हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट सर समझना, इस कॉन्सेप्ट को अगर उसके दिमाग में बैठ गया उस बंदे ने, और उसने बड़ा वाला टुकड़ा निकाल के तुमको दे दिया अपना हिस्सा, तो कभी भी जिंदगी में पहली चीज इस बात के लिए आपसे लड़ेगा वो नहीं कि तूने मेरी चॉकलेट खाई थी छीन के, नहीं। और दूसरी चीज उसको समझ में आ गई कि जो बड़े लोग होते हैं उनको बड़ा वाला हिस्सा होता है, ये चीज बैठ गई। दोनों चीजें अच्छी हैं कि गलत हैं भाई? दोनों चीज, दो चीज सीखा, दोनों चीज सही सीखा, लेकिन जो पहला वाला तरीका था मार करके, उससे क्या सीखा वो? क्या अगर किसी को करना है तो झगड़ा, अब चूंकि आप उससे बड़े हो तो आपने मार के उससे ले लिया, लेकिन वो अगर किसी से बड़ा होगा तो उससे मार के लेगा। कुछ याद है एन आई फॉर एन आई? कुछ याद है कि स्टेटमेंट गांधी जी का, मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक आंख से, अगर एक आंख के बदले आंख आप लेंगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तो गांधी जी की थ्योरी अगर सुना, एक उस पे गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसने बड़ा अच्छा दिखाया मुन्ना भाई में, दूसरा आगे किया, उसने कहा भाई इसने भी तो चिपका दिया, नहीं कहता अब क्या करें। उसने, गांधी जी ने ये नहीं बोला दूसरा हो जाए तो उसके बाद क्या करें। बात तो सही है, एक गाल किया, दूसरा गाल किया, दोनों गाल पे पड़ गए आपको, अब क्या करें, गांधी जी ने नहीं बताया। तो फिर उसमें दिखाया गया, बट उसके बाद भी आपको क्या करना था? वायलेंस नहीं करना था। यही सिंपली थ्योरी होता है, और उसमें बड़ी अच्छी थ्योरी दिखाई गई। खास करके वो सीन याद रखना जब वो गुटखा थूकने वाला सीन है, याद है, पान थूकता है, रोज साफ करता है, ये रियलिटी है। आप अगर किसी भी ईमानदार, कोई भी कितना भी खतरनाक बंदा है, आप उसको अगर सुधारना चाहते हैं, आप ईमानदारी से अपना काम करते चलिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा वो सुधर, ऐसा होगा। सीरियसली बात को समझिए। कोई भी अगर आपके रिश्तेदारी में या आपके मोहल्ले में कोई गलत बंदा है और आपका रोज उससे एक है बातचीत हो रही है, तो आप उसको सुधार सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। मेथड आपको क्या करना, गुस्सा नहीं करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है इस थ्योरी को लेकर के। तो इसमें लिखिए, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज पेशेंस। सत्याग्रह का बेसिक कॉन्सेप्ट, मुख्य सिद्धांत है सब्र। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, डोंट स्किप द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का मार्ग मत छोड़िए। डोंट स्किप द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का रास्ता किसी कीमत पर मत छोड़िए। मजाक नहीं है, आप समझिए। एक दिन आपको नहीं मिला, अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, तैयारी करते चलिए, मैं लिख के दूंगा आपका हो जाएगा। समस्या क्या, करते चलिए। पता है आप लोग हड़बड़ा, आप देख रहे हो होता क्या पता है, हड़बड़ी। अब जैसे 3 महीना, अब जैसे 3 महीना एग्जाम नहीं आया, अब अरे यार एग्जाम तो आ ही नहीं रहा, अरे एग्जाम आ नहीं रहा, ऐसा तो नहीं एग्जाम आएगा नहीं, एग्जाम आएगा, किसी रीजन से लेट हो रहा है। बहुत सारे हैं जो चुपचाप अपनी तैयारी करे पड़े हैं, कोई मतलब, उनको पता एग्जाम भी आएगा, होगा भी, पास भी होंगे, निकलेंगे भी। बहुत सारे हड़बड़ हड़बड़, भाई यार हाई नहीं, एग्जाम ही नहीं, यार एग्जाम नहीं, यार एग्जाम, अरे नहीं एग्जाम आ रहा, तो आपकी जो पढ़ाई वो तो वेस्ट हो गई अगर आपने कुछ और पकड़ लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चुपचाप लगे होते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, अपना ऑनलाइन ऑफलाइन करते रहते हैं, एक दिन रिजल्ट आता, नाम आ जाता है, और फिर अब ये तो मेरे साथ का बंदा था, वो तुम्हारे साथ का था, वो लगा रहा, तुम निकल गए। फर्क, डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए बहुत फेमस गांधी जी ने बोला था कि सत्याग्रह करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो है ब्रेवरी। कमजोर आदमी सत्याग्रह नहीं कर सकता। इसका मतलब समझे भाई? सीधी बात है, सामने वाला बंदा तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल, उसने वो तुमको रोज पीट रहा है, लेकिन तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, तो ज्यादा बहादुर कौन हुआ? तुम। समझ में रीजन? क्योंकि वो बहादुरी नहीं दिखा रहा, तुम मार सकते हो लेकिन तुम नहीं मार रहे हो, तो बहादुर कौन हुआ? तुम बहादुर हुए। लिखो, द मेन कंडीशन फॉर सत्याग्रह इज, शर्त क्या है कंडीशन सत्याग्रह के लिए?
मेन कंडीशन फॉर सत्याग्रह इज ब्रेवरी, बहादुर। सत्याग्रह के लिए मुख्य शर्त बहादुरी। मेन जो शर्त है वो है आपकी बहादुरी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की अवधारणा। अहिंसा पहली बार आपने सुना गांधी जी के मुंह से कि अहिंसा कहीं सुने हो? बोलो। नॉन वायलेंस जो पॉइंट है इसको कहीं सुन चुके हो कहीं पे भी? जैन धर्म में कुछ याद है अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट की? उसमें याद है एग्रीकल्चर नहीं करते, आर्मी नहीं जाते, कुछ याद आ रहा? तो ये कोई नई चीज नहीं थी, ये इंडियन कल्चर में ऑलरेडी है। डैश करके लिखो, ऑलरेडी इनबिल्ट इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में शुरू से है अहिंसा। डैश ऑलरेडी इनबिल्ट इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में शुरू से है। रेफर जरूर करना बुद्ध और जैन, बौद्ध और जैन। बौद्ध का याद आ रहा, अहिंसा परमो धर्म, तुरंत वहीं लिख के बुद्धिस्ट के आगे अहिंसा परमो धर्म। हिंदी लिख लोगे ना भाई, हिंदी बड़ी खतरनाक कहानी है आप लोग की। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यह है बुद्धिस्ट का थ्योरी अहिंसा को लेकर के इक्वली। नेक्स्ट ध्यान रखना, बट गांधी जी केवल नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, गांधी जी थोड़े से प्रैक्टिकल थे। उनका लिख लो, इस पॉइंट को मैं लिखा देता, लिखो फॉर द नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए, फॉर द नॉन वायलेंस अहिंसा के लिए सम टाइम वी हैव टू डील विद द प्रैक्टिकल नेचर, वी हैव टू डील विद द प्रैक्टिकल नेचर। कई बार व्यवहारिक पक्ष से समझौता करना पड़ता है, ऐसा गांधी जी का कहना था। कई बार वैसे तो नॉन वायलेंस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हमें क्या होना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कैसे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा? उसके लिए दो थ्योरी आएंगी। पहला लिखेगा 1918, 1918 का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें गांधी जी ने इंडियन सोल्जर्स को बोला था लड़िए, कुछ याद आ रहा? इंडियन सोल्जर्स को लड़िए। तो गांधी जी किसके सपोर्ट में चले गए? लड़ाई झगड़े में चले गए कि नहीं चले गए? तो यहां पे बोला जाता कि गांधी जी ने कहीं सपोर्ट किया है, तो आंसर आएगा, या से मैंने कुछ याद है तुम लोगों को बताया था उधर, गांधी जी ने कहीं ना कहीं हिंसा का सपोर्ट किया था। तो ये हुआ एक, और दूसरा लिखेगा 1942, 1942 का। यहां पर नारा था करो या, सुना होगा आप लोगों ने, डू और डाई, करो या मरो। तो इसमें मरो ये वर्ड कैसा आया? वायलेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो गांधी जी, ये सिविल्स का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहां पर वायलेंस को सपोर्ट किया था? तो गांधी जी ने डायरेक्टली वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन नॉन वायलेंस को सेटअप करने के लिए कई बार आपको वायलेंस करना पड़ता है। करो या मरो के नारे में ही याद रखना, जब ये गांधी जी 42 में जेल में थे, और गांधी जी जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वैसे ही गांधी जी कहां चले गए थे? जेल में। तो जो पब्लिक थी ना, इंडियन पब्लिक, उसको समझ में नहीं आया साहब व्हाट टू डू, क्योंकि गांधी जी तो अंदर हो गए। नारा आप देखेगा करो या मरो, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। आप इसका मतलब करो या मरो, इसका मीनिंग, अगर आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो तो झगड़े वाली बात लगभग लग रही कि नहीं? तो मरो का मतलब क्या? झगड़ा हुआ। तो मरने का मतलब क्या वास्तव में मरे? तो यहां पे मीनिंग क्या निकला? मारो। भाई आदमी खुद थोड़ी मरेगा, किसको मारेगा? ब्रिटिशर्स को। तो यहां पर इसीलिए 1942 का ये मूवमेंट का नाम क्या है? क्विट इंडिया। सुना है तुम लोगों ने? भारत छोड़ो, यही है भारत। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला था 42 में, तो जब इंडियंस ब्रिटिशर्स को मार रहे थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो गांधी जी से मिलने जेल में गए और बोले गांधी जी से क्या कि आप इंडियंस को मना करो, हमारे अगेंस्ट में क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है। गांधी जी ने डिनाई कर दी इस बात को कि मैं तो नहीं मना करूंगा भाई। अब नहीं मना, और ज्यादा बोलोगे तो मैं जा रहा भूख हड़ताल पे। और गांधी जी उस समय 42 में गांधी जी की एज पता कितनी हो गई थी भाई? 70 की पैदाइश है, 42 में लगभग कितने हो गए? लगभग 70 ईयर। तो 70 साल का एक बुजुर्ग अगर भूख हड़ताल करे, और लोग वैसे भी मारने मरने पे हैं बाहर, और पता चले कि गांधी जी वही जेल में भूख हड़ताल से मर गए, तब सोचिए क्या होगा अंग्रेजों का। तो यहां पे अंग्रेजों को गांधी जी ने क्या बोला कि साहब मैं तो नहीं मना कर रहा। तो ऑब्वियस बात, एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट किया कि नहीं सपोर्ट किया? तो ये इवेंट पूछा हुआ है गांधी जी ने कब सपोर्ट किया, तो रीजन आपके सामने। कई बार हमें कैसा होना पड़ता है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए गांधी जी भगत सिंह की थ्योरी से बहुत ज्यादा खराब नहीं थे।
खराब का मतलब भगत सिंह को बहुत ज्यादा गलत नहीं मानते थे, कई बार होता है, जरूरी होती हैं कुछ चीजें, बट चूंकि उनकी जो नॉन वायलेंस और उसके बीच की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को अपने मतलब समझ रहे हो सपोर्ट नहीं किया। बट वो ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को गाली देते थे, भगत सिंह फालतू आदमी, ऐसा नहीं बोलते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को भी यही बोलते थे कि आप वायलेंस समझ रहे हो, प्रैक्टिकल नेचर बस समझ लेना कि कई बार वह सिचुएशन में आपको क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ऐसा गांधी जी का कहना था। लिखिए ही ऑलवेज फोकस ऑन, ही ऑलवेज फोकस ऑन, हमेशा वो फोकस करते थे, ही ऑलवेज फोकस ऑन डैश, बहुत स्टेटमेंट है, सिंपली है, लिखो सरेंडर अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के सामने समर्पण, अन्याय के सामने समर्पण, सरेंडर अगेंस्ट इनजस्टिस, इंस्टेड दिस, इंस्टेड डिड, इसकी जगह टुक द पाथ ऑफ वायलेंस, इसकी जगह हिंसा का मार्ग अपनाना सही है, टुक द पाथ ऑफ वायलेंस, इसकी जगह वायलेंस का पाथ उठाना सही है। समझ गए? मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम शराफत से बैठे हुए हो तो गांधीयन थ्योरी नहीं, यही खेल है, लोग समझ ही नहीं पाए गांधी जी को, बात समझ रहे हो? तो जस्टिस किसी के साथ नहीं हो रहा है और तुमने बोला गांधी जी ने मारने से मना किया, गलत बात। इनजस्टिस अगर किसी के साथ हो रहा है, अब समस्या यह है कि इनजस्टिस को डिफाइन कैसे करेंगे। कुछ कॉमन इनजस्टिस होते हैं, जैसे अगर सामने कोई फीमेल के साथ कुछ गलत कर रहा है और तुम शांति से बैठे हुए हो तो तुम बेवकूफ हो। यहां पे किसकी बात है? नॉन वायलेंस की बात नहीं हो रही भाई साहब, समझ गए बात को लेकर के? ये इनजस्टिस होता है। अब ऐसा नहीं है तो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं तो उनके घर में तुमने दरवाजा खोल के उनको लड़ो नहीं, बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, समझो कौन सा इनजस्टिस होता है। ठीक है।